सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ सीआरपीसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को लेकर आज आपके साथ मैटर को मैं डिस्कस करूँगा, अपने आपके सामने रखूँगा और कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें समझने में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि एफआईआर सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। एफआईआर हो गई, तो इसी से जुड़ा मेरा आज का ये सेशन है कि प्रॉपर जानकारी आपको दे दी जाए इससे जुड़ी हुई। तो आप फॉर एग्जांपल आप ये समझ के चलिए कि एक व्यक्ति है और उसके द्वारा एक अपराध हो गया है। अब अपराध हो गया है तो अपराध तो दो श्रेणी के होते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि एक संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, तो पुलिस उस केस में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी लॉन्च करती है, दर्ज करती है। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस को कॉग्निजेबल केस में बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल फ्री है कि वो इन्वेस्टिगेट करे केस को और जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनको अरेस्ट करे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अब आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अरेस्ट करने की पावर रखती है। अरेस्ट करने के साथ पुलिस उस व्यक्ति को जहां पर वो व्यक्ति छुपा हो सकता है वहां पर भी सर्च करके उसको अरेस्ट कर सकती है, कहीं और से उसको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट होने के बाद उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, उसको बेल का अधिकार बताना पड़ेगा। फिर उसके अगर उसके पोजीशन में कोई हथियार है, ऐसा लग रहा है कि इसके पोजीशन में कोई हथियार हो सकता है, तो उसकी सर्च भी की जाती है उस व्यक्ति की। और फिर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका और फिर उसको 24 घंटे बाद कोर्ट के सामने पेश करा जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल बताई आपको मैंने बात। अब बात करते हैं प्रोविजन के साथ। तो जैसे ही हमारी कॉग्निजेबल केस में, कॉग्निजेबल केस सेक्शन 2N में डिफाइन है, जैसे ही कॉग्निजेबल केस कमिट होता है, अपराध होता है कॉग्निजेबल केस से जुड़ा हुआ, तुरंत पुलिस का ये राइट, पुलिस की ये ड्यूटी है कि पुलिस 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करे, दर्ज करे। दर्ज करने के बाद पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस उस इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की कॉपी, एक तो कॉपी कंप्लेनेंट को जिसने कंप्लेंट लिखाई है, दूसरी कॉपी एसपी को, एक कॉपी खुद के पास रखेगी और एक कॉपी कोर्ट, उसी एफआईआर की कॉपी जाती है संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एज पर सेक्शन 157 सीआरपीसी, जो बाउंड है ऑफिसर इंचार्ज भेजने को 157 सीआरपीसी में। वो एफआईआर की कॉपी को तत्काल, जैसे ही लॉन्च होने के बाद तत्काल वो उसको फॉरवर्ड करेगा संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जिसके पास उस क्षेत्र का अधिकार है जहां पर यह अपराध घटित हुआ है और जहां पर ही ये थाना है। तो वो तुरंत एफआईआर की कॉपी भेजकर और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में या इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कई काम करेगा। जैसा कि पहला वो काम करेगा सस्पेक्ट को ढूंढना और उसको अरेस्ट करना। अब सपोज करिए कि वो खुद अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को एज पर सेक्शन 55 डायरेक्ट करेगा थ्रू ऑर्डर, रिटन ऑर्डर, कि जाओ और इन्वेस्टिगेट करो और सस्पेक्ट को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करो। तो वहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर एज पर सेक्शन 55 सीआरपीसी, और जहां पर वो खुद ये काम करेंगे वो सेक्शन 157 सीआरपीसी में अरेस्ट करेंगे। अब अरेस्ट करने के बाद अगर सपोज करिए सस्पेक्टेड पर्सन अरेस्ट हो गया है, तो वहां पे दो चीज देखी जाएगी
कि जिस केस में इसको अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो अभियुक्त को, एक्यूज्ड को, अगर वो बेल के लिए तैयार है तो वहीं पे ही जहां पे उसको अरेस्ट किया गया है या थाने से ही उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। और इस केस में याद रखिए, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, इस केस में जब उसको बेलेबल केस में बेल दे दी जाएगी और वो बेल लेने को तैयार है फौरन, कौन, एक्यूज्ड, उस केस में उसका सर्च नहीं करा जाएगा। नो सर्च शुड बी मेड टू द एक्यूज्ड हु इज रेडी टू गिव बेल एट द टाइम ऑफ अरेस्ट इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। बट नॉन बेलेबल में ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल में एक्यूज्ड को सर्च पुलिस करेगी, उसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो ये बात हो गई कि अगर कॉग्निजेबल केस में भी बेलेबल है और नॉन बेलेबल है तो सर्च करेंगे या सर्च नहीं करेंगे। अब ये बात सर्च पे हो गई। अब सर्च के दौरान अगर कुछ भी पाया जाता है, कोई भी हथियार, कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है जो कि लग रहा है कि अपराध से जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको पुलिस क्या करेगी, उसको पुलिस करेगी सीज। एज पर सेक्शन 52 ऑफ सीआरपीसी उसको सीज करेगी और संबंधित कोर्ट में जहां पर एफआईआर की कॉपी भेजी गई थी वहीं पर इन आर्टिकल्स को भी ले जाया जाएगा, फॉरवर्ड करा जाएगा अभियुक्त के साथ ही। वो मैं बताऊंगा आपको कब होगा ये काम। अब सर्च भी हो गया और संपत्ति जो भी पोजीशन में पाएगा सीज भी कर लिया गया। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक और है, जैसे ही आप अरेस्ट करेंगे एक्यूज्ड का एक राइट बनता है कि उसको ये बताया जाए कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है एज पर सेक्शन 50 सीआरपीसी, और क्या उसको बेल का अधिकार है कि नहीं। इसमें दो कंडीशन है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ अपराध किया है तो पुलिस को वहां बताने पड़ेगा, पुलिस वहां बाध्य है कि देखो तुमने एक जमानती अपराध से जुड़ा हुआ अपराध किया है, अगर तुम चाहो तो तुम जमानत ले सकते हो। लेकिन नॉन बेलेबल केस में कोई जरूरत नहीं है बताने की कि तुम जमानत ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, क्योंकि नॉन बेलेबल केस में ये जरूरी नहीं है बताना। लेकिन बेलेबल केस में इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ बेल, इफ यू रेडी टू टेक द बेल देन वी विल रिलीज यू आफ्टर द फर्निशिंग ऑफ बेल एंड बॉन्ड। तो ये ग्राउंड भी जरूरी हो गया। ये जानकारी हो गई, अभियुक्त को ये जानकारी दे दी गई। दूसरी जानकारी किसको देंगे, उस अभियुक्त के रिलेटिव या फ्रेंड्स को। किसमें, सेक्शन 50 ए सीआरपीसी में, कि संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, आप लोगों को सूचना दे दी जा रही है, आप लोग इनके बेल की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पे आपका अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद बेल की जानकारी दी गई, राइट टू बेल, इंफॉर्मेशन टू द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, सर्च किया गया, पोजीशन में लिया गया, मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप आता है इसमें वो आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को अब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के समक्ष, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज रिक्वेस्ट करेंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि इनका मेडिकल किया जाए। 53 सीआरपीसी में पुलिस को पावर है, पुलिस कंपेल कर सकती है अभियुक्त को कि तुम्हारा मेडिकल करवाना जरूरी है और होगा। 54 में, सेक्शन 54 में यही पावर अभियुक्त के पास है कि वो पुलिस को बाध्य कर सकता है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। और बीच में एक आता है 53A। 53A उस व्यक्ति का मेडिकल होता है जो कि रेप का सस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब जिसके द्वारा लग रहा है कि रेप का ऑफेंस किया गया है। 53A में उसका मेडिकल करवाया जाता है। और अगर आप 53A को रीड विद करेंगे 164A के साथ, 164A में उस महिला का, उस बच्ची का, उस फीमेल का मेडिकल करवाया जाता है जिसके साथ रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन है, समझने की कोशिश करिएगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो पुलिस का काम है कि पुलिस इसको एज पर सेक्शन 57, अगर वो नॉन बेलेबल विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तब, और 76 अगर वो विद वारंट अरेस्ट किया गया है तब,
कहां पर ले जाना? बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना विद इन 24 आवर्स। और फिर वहां पेश करने के बाद सेक्शन 167 पावर में आ जाता है। बात होती है रिमांड की और बेल की। तो अब इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा कंटिन्यू करूं। और अगर इतने प्रोसेस का वीडियो पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। जितना मैंने आपको आज बताया है, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके पीडीएफ को आप लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे देखिएगा। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। और अगर कुछ भी आपको लगे कि कोई पॉइंट रह गया है या क्लियर नहीं हो पाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार।